Hello students, this is Amit Kumar Sharma and I am a teacher of science। तो पिछले दो सेशंस में हमने डिस्कस किया था एटम के अंदर कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं और उनका भी एक वेल अरेंजमेंट होता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, जिसमें हमने वाटरमेलन के अंदर सीड्स को इलेक्ट्रॉन्स बताया था और रेड एडिबल पार्ट्स को प्रोटॉन्स बताया। लेकिन उसके बाद कुछ साइंटिस्ट ने उनकी थ्योरी को पढ़ा और समझा और उसके बाद ये बताया कि ये थ्योरी एकदम गलत है और ये थ्योरी बिल्कुल भी सही नहीं है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट इस तरीके से नहीं होता है। उसके बाद एक नए साइंटिस्ट जिनका नाम था अर्नस्ट रदरफोर्ड, तो रदरफोर्ड ने भी एक नया मॉडल दिया। आज हम पढ़ते हैं रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम के बारे में। तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के बारे में पढ़ते हैं। अर्नस्ट रदरफोर्ड वाज इंटरेस्टिंग टू नोइंग हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड विद इन एन एटम। तो अर्नस्ट रदरफोर्ड ने थॉमसन्स की थ्योरी को बाइकआउट करते हुए बताया कि भाई मैं बताऊंगा इसके बारे में, तो क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि जो थॉमसन ने मॉडल दिया है वो सही है, मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊंगा। तो बताया अर्नस्ट रदरफोर्ड वाज इंटरेस्टिंग टू नोइंग हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड विद इन एन एटम। तो अर्नस्ट रदरफोर्ड बड़े ही इंटरेस्टेड थे कि इलेक्ट्रॉन्स का एटम के अंदर किस तरीके से अरेंजमेंट होता है। इन दिस एक्सपेरिमेंट फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स वर मेड टू फॉल ऑन अ थिन गोल्ड फॉइल। तो इसमें रदरफोर्ड ने क्या किया कि एक गोल्ड फॉइल ली और उसके ऊपर कुछ अल्फा पार्टिकल्स को स्कैटर कर दिया, यानी कि गोल्ड फॉइल के ऊपर कुछ अल्फा पार्टिकल्स को एक स्पीड में छोड़ दिया और उसके बाद उन्हें कुछ रिजल्ट्स देखने को मिले। ही सेलेक्टेड अ गोल्ड फॉइल बिकॉज ही वांटेड एज थिन अ लेयर एज पॉसिबल, और उन्होंने गोल्ड फॉइल सेट की थी। यहाँ पर गलती से फॉइल लिखा नहीं है तो लिख देते हैं। He selected a gold foil because he wanted as thin a layer as possible। उन्होंने गोल्ड फॉइल को ही क्यों चुना? क्योंकि वो थिन यानी कि बहुत ही पतली से पतली लेयर को वो चुनना चाहते थे, जिससे कि इजीली वो अपने एक्सपेरिमेंट में सक्सेस हो सके। This gold foil was about 1000 atoms thick, यानी कि ये गोल्ड फॉइल इतनी पतली थी कि इसके अंदर मैक्सिममली 1000 एटम हो गए। उसके बाद अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज हीलियम आयंस, और जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो डबली चार्ज हीलियम आयंस थे, सिंस दे हैव मास ऑफ 4 यूनिट, और उनका मास भी बहुत ज्यादा नहीं था। उनका मास सिर्फ 4 यूनिट था। द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स हैव अ कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। जो अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल के ऊपर छोड़े थे रदरफोर्ड ने, तो बताया उन्होंने कि उनकी एक कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी थी, यानी कि उनके अंदर भी एक एनर्जी थी। उसके बाद इट वाज एक्सपेक्टेड दैट अल्फा पार्टिकल वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय सब एटॉमिक पार्टिकल। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है, सब एटॉमिक पार्टिकल। सबसे पहले सेशन में हमने डिस्कस किया था कि एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल और उनके अरेंजमेंट के बारे में। तो यहाँ पर सब एटॉमिक पार्टिकल आ गया। तो उन्होंने बताया कि इट वाज एक्सपेक्टेड दैट अल्फा पार्टिकल वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय सब एटॉमिक पार्टिकल इन गोल्ड एटम्स। तो ये एक्सपेक्ट किया था कि भाई जब वो अल्फा पार्टिकल्स उस गोल्ड फॉइल के ऊपर छोड़ेंगे तो कुछ अल्फा पार्टिकल सब एटॉमिक पार्टिकल से टकरा करके डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, यानी कि अपने डायरेक्शन से इधर उधर हो जाएंगे। उसके बाद सिंस द अल्फा पार्टिकल वर मच हैवियर, लेकिन अल्फा पार्टिकल उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के कंपैरिजन में थोड़े हैवी थे। एंड देन द प्रोटॉन्स, और यानी कि वो सब एटॉमिक पार्टिकल कौन से थे? प्रोटॉन्स थे, जिनके कंपैरिजन में अल्फा पार्टिकल थोड़े से हैवी थे। He did not expect to see
लार्ज डिफ्लेक्शन। और उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था, रदरफोर्ड ने ऐसा नहीं सोचा था कि इतना ज्यादा डिफ्लेक्शन मेरे को देखने के लिए मिल जाएगा। तो कुछ ऐसे रिजल्टेंट रदरफोर्ड के सामने आए। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं आगे। तो आगे बताता हूं, जस्ट वेट अ मिनट। तो रदरफोर्ड ने एक गोल्ड फॉइल, जैसा कि मैंने डिस्कस किया अभी अभी, ली और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को छोड़ दिया। तो गोल्ड फॉइल को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया था। उसके बाद कुछ इस तरीके से रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल को डिजाइन कराया था। एंड देन और अल्फा पार्टिकल्स को उन्होंने स्कैटर किया था। कुछ इस तरीके से देखेंगे हम। कुछ इस तरीके से। तो क्या हुआ था कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स तो सीधे चले गए थे, कुछ गोल्ड फॉइल से टकराए और उसके बाद वो डिफ्लेक्ट हो गए। और कुछ पार्टिकल्स की अगर मैं बात करूं तो जैसे कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे, कुछ तो सीधे चले गए, कुछ डिफ्लेक्ट हो गए और कुछ अपने वे से रिफ्रैक्ट हो गए। यानी कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो मूव हो गए अपनी डायरेक्शन से, कुछ डिफ्लेक्ट हो गए इस तरीके से। तो उन्होंने देखा कि एटम हर जगह एक जैसा नहीं है। उन्होंने फाइंड आउट किया, फाइनली उनके रिजल्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने फाइंड आउट किया कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स तो एटम को क्रॉस करते हुए पार चले गए हैं, कुछ एटम के इंटरनल सब एटॉमिक पार्टिकल्स से टकराए हैं और उसके बाद डिफ्लेक्ट हो गए हैं, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है अपने डायरेक्शन से थोड़ा सा हट गए। तो ऐसे कुछ रिजल्टेंट्स रदरफोर्ड के सामने आए। एंड उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। Then the alpha particle scattering experiment gave totally unexpected result। और ऐसे रिजल्ट्स उनके सामने आए जिनकी उन्होंने उम्मीद तक नहीं करी थी। The following observations were made. Most of the fast moving alpha particle passed straight through the gold foil। पहला पॉइंट जिसके बारे में हम बोलते हैं, मोस्ट ऑफ द, जैसा कि मैंने अभी बताया, मोस्ट ऑफ द alpha particles passed straight through the gold foil। Passed straight through the gold foil उसके बाद सेकंड पॉइंट में उन्होंने क्या फाइंड आउट किया
कि some of the alpha particles were deflected by the foil by small angles. That some of the alpha particle deflected from this foil by small angle. Third point, surprisingly 1 out of every 12,000 particle appear to rebound. Surprisingly 1 out of 12,000 particle appear to rebound. Particles appeared to rebound. तो बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स थे। अब देखो, जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया कि जो है बहुत सारे पार्टिकल्स थे जो कि स्ट्रेट लाइन में पास हो गए, बहुत सारे डिफ्लेक्ट हो गए और बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने रीबाउंड्स बनाए। यानी कि 12,000 अल्फा पार्टिकल्स में से एक ऐसा अल्फा पार्टिकल जो कि रीबाउंड्स बना रहा था। तो आज के सेशन में इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू।